नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो शशि शरण सर का न्यू बुक आया है। इसी का हम लोग साइंस का क्लास इस वीडियो में करेंगे। क्लास नाइन्थ का सारे चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी ये वन शॉट होने वाला है। भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अद्भुत पुस्तक है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम तैयारी करते हैं, चाहे आप टीचर यानी TR4 तैयारी करते हैं, बिहार में बहुत सारे एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, केंद्र में भी अभी जितने भी एग्जाम हो रहा है, रेलवे हो या एसएससी, सभी में एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अधिक संख्या में पूछा जा रहा है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में क्लास नाइन्थ का टोटल जो है 11 चैप्टर है। देखिए, क्लास नाइन्थ का टोटल 11 चैप्टर है। हम लोग एक ही वीडियो में सारे 11 चैप्टर का जो है सोल्यूशन करेंगे, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके TR4 के लिए तो सभी क्वेश्चन अपने आप में जो है हीरा होने वाला है। तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी इसका जो सॉल्यूशन स्टार दिया गया है वो सारे क्वेश्चन आपको स्किप मिलेगा, यानी सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर जो है 2 बुक स्टार्ट किए हैं, एक एनसीईआरटी साइंस, ठीक है, और एक जो है ज्योग्राफी का स्टार्ट किए हैं। यानी ये 2 बुक अपलोड है। ठीक है, कल जो है क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी अपलोड किए थे। आज हम लोग क्लास 9th का साइंस देखेंगे। आप लोग को सारे जो है वन शॉट मिल जाएगा। आप लोग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा, यानी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। सारे वीडियो का जो है वो लिंक वन शॉट का मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करेंगे क्लास 9th का जो है सभी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक छोटा सा सपोर्ट जो है आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको जो भी वीडियो न्यू अपलोड होगा उसका जो है नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, एक छोटा सा सपोर्ट जो है वो ज़रूर आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 से। चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 9th का। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चलिए प्रथम क्वेश्चन क्या है। तो प्रथम क्वेश्चन है कि पौराणिक समय में, यानी पुराने समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधारा क्या थी। यानी पुराने समय में पदार्थ की प्रकृति के बारे में प्रचलित विचारधारा क्या थी। ठीक है, यहाँ पर जो है सारे जो डीपली सोल्यूशन था वो यानी स्किप कर दिए हैं। आप लोग भी आंसर यहाँ से दे सकते हैं, यानी आंसर हाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, प्रथम कथन है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। यानी पुराने समय में पदार्थ की प्रकृति का जो विचारधारा था कि जो पदार्थ है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। नेक्स्ट है कि पदार्थ रेत की तरह, यानी पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार जो रेत होता है वो कणों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार पदार्थ भी कणों से मिलकर बना होता है। ये 2 विचारधारा जो है वो पुराने समय में प्रचलित था। ठीक है, तो ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग यहाँ से एक बार रिवीजन जो है वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की कणों के बारे में सही कथन को चयन करें। पदार्थ की कणों के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, जल्दी से आप लोग भी इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी, तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन सा कथन औसत है, यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि ठोस की निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती है। यानी ठोस की निश्चित आकार और निश्चित सीमाएं होती है, ये बात बिल्कुल सही है।
ठीक है। नेक्स्ट है कि ठोस में उच्च संपीड़ितता होती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये ठोस में जो है नगण्य नगण्य जो है संपीड़ितता होती है, ना कि उच्च संयोता होती है, यानी यहाँ पे नगण्य होना चाहिए। तो ये कथन गलत है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि औसत कथन है। ठीक है। नेक्स्ट कथन है कि बल लगने पर ठोस टूट सकते हैं, यानी बल लगाएंगे तो ठोस टूट सकते हैं, लेकिन आकार नहीं बदल सकता है। ठीक है, ये ठोस का जो है गुण होता है, यानी वो टूट सकता है लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इसका आयतन स्थिर होता है, यानी ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो स्थिर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पंज के बारे में सही कथन चुने, यानी स्पंज के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रथम कथन है कि इसमें संपीड़न संभव है, यानी एक मिनट। प्रथम कथन है कि स्पंज ठोस होते हैं, यानी जो स्पंज होते हैं वो ठोस होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी स्पंज जो है ये ठोस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कथन है कि इसमें संपीड़न संभव है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी स्पंज में संपीड़न संभव है, यानी ये दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। द्रव के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रथम कथन। नहीं, द्रव के बारे में प्रथम कथन है कि इसका आयतन निश्चित होता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है आयतन ये निश्चित होता है, यानी ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसका आकार निश्चित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आकार और निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें विसरण का गुण होता है, द्रव और गैस में दोनों में विसरण का गुण होता है, तो ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, नहीं ठोस की अपेक्षा, यहाँ पे ठोस की अपेक्षा पूछा गया है, तो ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक होता है, लेकिन गैस में सबसे अधिक होता है, गैस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जरूर यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। और जो भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यानी जितने भी साथी देख रहे हैं, अगर आप लोग 1000 भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपीड़ित गैस इनमें से किसमें होती है। संपीड़ित गैस किसमें होती है, तो यह हो जाएगा दोस्तों, यानी सभी में, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी, एलपीजी सीएनजी सभी में संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसरण की दर सर्वाधिक किस में होती है। अभी आपको बताए थे विसरण की दर सबसे अधिक किस में होती है, तो सबसे अधिक जो है ये गैस में होती है, सबसे अधिक गैस में होती है, सबसे कम जो है ठोस में होती है, और सबसे अधिक यानी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो गैस में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसमें पदार्थ की कणों की गति अधिक तीव्र गति होती है, यानी किसमें पदार्थ की कणों की गति अधिक तीव्र होती है, तो पदार्थ के कणों की गति अधिक तीव्र ये गैसों में होती है, गैसों में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, पदार्थ की कणों की गति सबसे अधिक तीव्र जो है ये गैसों में होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि बर्फ का संलग्न बिंदु कितना केल्विन होता है, यानी बर्फ का संलग्न बिंदु जो है ये कितना केल्विन पर होता है, तो 273 केल्विन पर बर्फ का संलग्न जो है ये 273 केल्विन पर होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, किसी पदार्थ का ठोस से, यानी ठोस से अगर वो वाष्प में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, यानी ठोस से सीधा वाष्प में बदलना, ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, यानी गैस से अगर कोई जो है द्रव बनता है, गैस से अगर द्रव बनता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको संघनन कहते हैं, यानी गैस से उल्टा अगर द्रव बनता है तो इसको संघनन कहते हैं। ठीक है,
अगर द्रव से गैस बनेगा तो ये वाष्पन हो जाएगा, ये वाष्पन हो जाएगा। और उल्टा अगर गैस से द्रव बनेगा तो ये संघनन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। वह ताप जिस पर ठोस से अगर कोई द्रव बनता है, ठोस से अगर द्रव बनता है तो इसको क्या कहते हैं, तो ये यानी गल जाना, तो इसको गलन कहते हैं। ठीक है, यानी ये हो जाएगा यानी द्रवनांक, यानी गलना, इसको द्रवनांक भी कहते हैं। ठोस से गलकर अगर द्रव बन गया तो द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। अगर द्रव से कोई ठोस बनता है तो ये जमना हो जाएगा, द्रव से ठोस बनेगा तो ये जमना हो जाएगा। ठीक है, या ठोस से कोई द्रव बनता है तो ये गलना यानी गलना या द्रवनांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम क्या है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास किताब होगा तो किताब में इतना ही क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से दिया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। प्रथम क्वेश्चन क्या है, तो प्रथम क्वेश्चन है कि एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं। एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसे मिश्रण कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोडा जल किसका उदाहरण है। सोडा जल जो है ये किसका उदाहरण है, तो सोडा जल जो है ये विलयन का उदाहरण है। विलयन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि नींबू जल किसका उदाहरण है। नींबू जल जो है ये किसका उदाहरण है, तो नींबू जल जो है ये विलयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो इसे विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण पूरी तरीके से घुल जाएगा तो उसको विलयन कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से विलयन के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। यानी विलयन के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है। विलयन के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो हो जाएगा विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निलंबन के गुणधर्म के बारे में औसत कथन का चयन करें। यानी कौन सा कथन गलत दिया गया है, निलंबन के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम ऑप्शन है कि देखिए प्रथम ऑप्शन है कि निलंबन जो है एक विषमांगी मिश्रण है। ये बात बिल्कुल सही है, निलंबन जो है एक प्रकार का वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, निलंबन को छान कर जो है इसके कणों को अलग कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ये प्रकाश की किरण को फैला देता है। यानी जो निलंबन है ये प्रकाश की किरण को फैला देता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि ये कण को आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग इसको अलग करेंगे तो आंख से बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यानी कथन नंबर डी जो है ये गलत है। यानी करा कि हाँ ये कण को आंख से नहीं देख सकते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यानी इसको हम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दूध क्या है। दूध जो है ये क्या है, तो दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, तो कोलाइडी विलयन जो है ये विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन ये विषमांगी मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइडी कण के गुणधर्म के बारे में सही कथन का चयन करें। कोलाइडी कण के गुणधर्म के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, चलिए प्रथम कथन है कि सही कथन कौन सा है, तो कोलाइडी कण के बारे में सही कथन है कि इसके कण प्रकाश की किरण को फैला देता है। यानी कोलाइडी का जो कण है प्रकाश की किरण को फैला देता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कोलाइडी कण जो है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि टिंडल प्रभाव किस कारण होता है। टिंडल प्रभाव जो है ये किस कारण होता है। तो दोस्तों टिंडल जो प्रभाव है ये जो है प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है टिंडल प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कौन निलंबन है, यानी कौन एक प्रकार का निलंबन है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मटमेला जल। मटमेला जल जो है एक प्रकार का निलंबन है, एक प्रकार का निलंबन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण कौन सा है। गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण जो है ये कौन सा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा कोहरा। गैस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण है कोहरा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण कौन सा है। द्रव में फैला हुआ यानी द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण जो है ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम जो है ये द्रव में फैला हुआ गैस का विलयन का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट जेली। जेली जो है इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। जेली का उदाहरण क्या है। तो जेली जो है ये ठोस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण है। ठोस में फैला हुआ ठोस में फैला हुआ द्रव, ठोस में फैला हुआ द्रव का उदाहरण है जेली। ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलमारी का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो अलमारी का जंग लगना जो है ये दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि जल में साधारण नमक का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना जो है किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो ये हो जाएगा यानी भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विद्युत तरंग का जल में प्रभावित तथा उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित तथा उसका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस में विघटित होना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम तत्व शब्द जो है, तत्व शब्द का प्रयोग किसके द्वारा जो है किया गया था। तो तत्व शब्द का प्रयोग जो है रॉबर्ट बॉयल, रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया था। कब। तो 1661 में, 1661 में किया गया था रॉबर्ट बॉयल के द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटक में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं। कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटक में परिवर्तन लाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि धातु के गुणधर्म के बारे में सही कथन कौन सा है। धातु के गुणधर्म के बारे में जो है वो सही कथन कौन सा है। ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि धातु जो है वो प्रतिध्वनि होती है, धातु प्रतिध्वनिक होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि धातु जो है वो चमकीली होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, धातु चमकीली होती है। नेक्स्ट कि धातु चादरों में ढाला जा सकता है, धातु को चादर में जो है ढाला जा सकता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि धातु को यानी इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कि बोरॉन और सिलिकॉन डैश है। बोरॉन और जो सिलिकॉन है वो एक प्रकार का क्या है। चलिए तो बोरॉन और सिलिकॉन ये दोनों जो है एक प्रकार का उपधातु है। क्या है। तो एक प्रकार का उपधातु है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा उपधातु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि तत्व जो समान या समान से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है।
तत्व जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक ताप में द्रव अवस्था में रहता है, वो कौन सा तत्व है, यानी वो कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा यानी सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम जो है वो समान से अधिक ताप पर ये द्रव अवस्था में हो जाता है, ठीक है। यानी सीजियम और गैलियम ये दोनों द्रव अवस्था में रहता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। यानी थोड़ा तापमान बढ़ाएंगे तो ये द्रव अवस्था में हो जाएगा, ठीक है। कौन, तो सीजियम और गैलियम, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट की आवर्त सारणी के कुल कितने तत्व कमरे के तापमान में गैस अवस्था में रहती है। आवर्त सारणी के कुल कितने तत्व कमरे के तापमान में गैस अवस्था में रहते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 11 तत्व है। 11 तत्व जो है ये कमरे के तापमान में गैस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। यानी गैस अवस्था में रहते हैं 11 तत्व, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो वो कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना हो वो कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की मिश्रण के बारे में सही कथन को पहचाने। मिश्रण के बारे में सही कथन को पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी मिश्रण जो है घटक को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यानी घटक को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, ठीक है। ये मिश्रण का सही कथन है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर का नाम है परमाणु और अणु स्टार्ट होता है, ठीक है। परमाणु और अणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु जो है ये अविभाज्य होता है, तो दोस्तों ये किसने कहा था, तो कनाडर ने कहा था कि परमाणु जो है ये अविभाज्य होता है, ठीक है। यानी कनाडर ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। दोस्तों हर शिफ्ट में जो यानी हर चैप्टर में इस बुक में जितना क्वेश्चन दिया गया था वो सारे क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ जो है डिटेल्स जो है वो आपको स्किप किए हैं, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि जो है क्वेश्चन कम दिए हैं। जितना क्वेश्चन इस बुक में दिया गया था चैप्टर नंबर 2 से वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 में जितने क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है वो सारे क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यानी इसका सिर्फ सोल्यूशन जो है वो अलग किए हैं, तो आप लोग ऐसा जो है कमेंट मत कीजिएगा कि जो है क्वेश्चन कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है। यानी भारतीय दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या से संबंधित है, ये कौन कौन से वैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यानी महर्षि कणाद और पकुदा का जो है कत्यानन। महर्षि कणाद और पकुदा कत्यानन हो जाएगा। ये दोनों जो वैज्ञानिक थे वो परमाणु के बारे में अपना राय दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक दार्शनिक जो परमाणु के बारे में मत एवं विस्तृत व्याख्या दिए थे, ठीक है। यानी वो कौन सा ग्रीक दार्शनिक थे जो परमाणु के बारे में अपना मत दिए थे, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी जो है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ये जो दोनों जो है वो ग्रीक के थे और इसने भी अपने जो है परमाणु के बारे में मत दिए थे, ठीक है। ये कहाँ के थे, तो ग्रीक के थे, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कि जॉन डाल्टन का जन्म किस देश में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म जो है ये किस देश में हुआ था, तो जॉन डाल्टन का जन्म जो है ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ, इंग्लैंड में हुआ था। कब, तो 1766 को इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या जो है विनाश नहीं होता है, या कथन किस नियम को परिभाषित करता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम को परिभाषित करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को परिभाषित करता है, ठीक है। यानी द्रव्यमान को ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है भार का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी जल H2O होता है, ठीक है।
हाइड्रोजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 8 होता है और भार 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भार पूछा गया है, यानी भार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 8 16 यानी कट जाएगा, तो 1:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात 1:8 हो जाएगा, ठीक है। और जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया किसी भी अनुपात में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या है। यानी अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा यानी NH3 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है 7 परमाणु संख्या होता है और द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 3 जो है हाइड्रोजन है तो 3 हो जाएगा, यानी 14:3 हो जाएगा। अमोनिया में जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात 14:3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो है यानी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। ये निश्चित अनुपात के नियम का जो है परिभाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। यानी स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द्रव्य की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत किसने दिया था। द्रव्य के प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। ये डाल्टन ने दिया था। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि द्रव्य के अविभाज्यता का सिद्धांत किसने प्रदान किया था। द्रव्य के अविभाज्यता का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया था। तो डाल्टन ने परिभाषित किया था। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किसके सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व या यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी किसके सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण सभी सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो ये किसने कहा था। तो ये डाल्टन ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन चुने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन कौन सा है। चलिए प्रथम कथन है कि सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि दिए गए सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान होते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। यानी सभी कथन सही है। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन चुने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में सही कथन कौन सा है, ठीक है। चलिए प्रथम कथन है कि किसी भी यौगिक में परमाणु के सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार ये निश्चित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटे पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये भी सही है, ठीक है। यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई किसे जो है
माना जाता है? सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी परमाणु को। सभी द्रव्य की रचनात्मक इकाई परमाणु को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डाल्टन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया था। डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग एक विशिष्ट अर्थ में किया था, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जोसेफ प्राउस्ट ने तत्व के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के एक या दो अक्षर से प्रदर्शित होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी सी कथन जो है गलत है। नेक्स्ट है कि तत्व के नाम की स्वीकृति आईपीएससी के द्वारा प्रदान की गई थी। तत्व के नाम की स्वीकृति आईपीएससी नाम के द्वारा प्रदान की गई थी, तो ये भी सही है, यानी कथन सी गलत है। ठीक है, यानी जो है तत्व का प्रतीक एक या दो अक्षर से प्रदर्शित हो, ये जो है बर्जिलियस ने दिया था। बर्जिलियस ने दिया था, ना कि जोसेफ प्राउस्ट, यानी यहाँ पे बर्जिलियस होना चाहिए, तो इसीलिए ये कथन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अणु एवं आयन बनाते हैं। अणु और आयन जो है वो क्या बनाते हैं? तो वो परमाणु बनाते हैं। परमाणु बनाते हैं, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अणु के बारे में सही कथन का चयन करें। अणु के बारे में सही कथन का चयन करें। ठीक है, चलिए प्रथम कथन है कि अणु यानी ये दो या दो से अधिक परमाणु से निर्मित होते हैं। अणु जो है ये दो या दो से अधिक परमाणु से निर्मित होते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी सही है। यानी अणु जो है वो परस्पर आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये तत्व या यौगिक के सूक्ष्मतम कण के रूप में होते हैं जो स्वतंत्र रूप में रहता है, जो स्वतंत्र रूप में रहता है, तो ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है परमाणुक है। कौन एक प्रकार का बहुपरमाणिक है? ठीक है, तो ये सल्फर हो जाएगा। यानी सल्फर का परमाणु जो होता है यानी S8 होता है, यानी ये एक प्रकार का बहुपरमाणिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी अनुपात में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, यानी CO2। इसके भार का जो है अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसके जो है भार का अनुपात यानी कार्बन C और इसका भार जो है 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 और ऑक्सीजन 2 है, तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटिए तो 4 × 12 और 4 × 4 16 हो जाएगा। 1 मिनट। ऑक्सीजन में 16 होता है, 8 परमाणु संख्या और 16 भार होता है, तो 2 है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 16 दूना 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 12 4 8 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 3:8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 मिनट। CO2 कार्बन का परमाणु भार 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काटिए तो 4 × 12 और 4 8 32, 3:8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बहुपरमाणिक आयन किसे कहते हैं? बहुपरमाणिक आयन किसे कहते हैं? तो हो जाएगा यानी परमाणु से जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान होता है। परमाणु से जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणिक आयन कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की संयोजकता जो है वो क्या होता है? तो उसकी संयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसके बाद किसी तत्व की संयोजकता जो है वो हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या के द्वारा व्यक्त की जाती है जिससे तत्व के एक परमाणु सहयोग करते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट कि तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। यानी जो संयोजकता होती है वो तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। उपयुक्त तीनों कथन जो है सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जल के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना कीजिए। चलिए तो ये हो जाएगा यानी
यानी जल का जो है फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है, H2O हो जाएगा। ये हाइड्रोजन 2 है, परमाणु जो है 1 मिनट, परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 2 गुने 1 प्लस ऑक्सीजन जो है 1 है, तो और इसका परमाणु भार 16 होता है, ठीक है। तो 2 + 16 यानी 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 18U, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, CaCl2। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और परमाणु जो द्रव्यमान है वो 40 होता है, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। क्लोरीन 2 है तो 2 करेंगे, और क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो ये 35.5 होता है, 35.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कीजिए तो ये 71 हो जाएगा, प्लस इसमें 40 जोड़िए तो ये हो जाएगा यानी 111 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर जो है 4 नंबर चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा जो कथन है वो गलत है। चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो नगण्य माना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन का जो खोज है वो जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के सबसे भीतर भाग में अवस्थित होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर भाग में नहीं, ये बाहरी भाग में जो है अवस्थित होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है, ये भी सही है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना कम होता है, ठीक है, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केनाल रे नामकरण किसके द्वारा किया गया था। चलिए तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, यानी केनाल रे का नामकरण जो है गोल्डस्टीन के द्वारा जो है किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो ये हो जाएगा यानी परमाणु केंद्रक की खोज के लिए उत्तरदायी था, तो ऑप्शन जो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में क्या होते हैं, तो रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, एक तत्व के समस्थानिक में रासायनिक गुण समान होते हैं, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है, 2n² होता है, तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है, तो परमाणु के नाभिक की संख्या के बराबर, परमाणु के नाभिक की संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। नेक्स्ट कि नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो ये रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होते हैं, परमाणु संख्या जो है ये किसके बराबर होते हैं, तो न्यूक्लियॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, न्यूक्लियॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है परमाणु संख्या, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, समस्थानिक के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। चलिए यानी समस्थानिक के बारे में कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा यानी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, यानी समस्थानिक में परमाणु संख्या तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है ये भिन्न होते हैं, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि समस्थानिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, समस्थानिक के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। प्रथम है कि इसके भौतिक गुण समान होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी परमाणु समस्थानिक के भौतिक गुण समान होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसके रासायनिक गुण समान होते हैं, ये बिल्कुल सही है, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं ना कि भौतिक गुण, ठीक है।
नेक्स्ट है कि तत्व को प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व के प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट की किस समस्थानिक का प्रयोग होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट की किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो ये कोबाल्ट 60 हो जाएगा, कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या, कार्बन परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियन की संख्या क्या है, तो इसमें हो जाएगा न्यूक्लियन जो है ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या मिलाकर जो है होता है न्यूक्लियन, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 परमाणु संख्या और 6 परमाणु द्रव्यमान, दोनों के योग को न्यूक्लियन कहते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी कण नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, तो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। हाइड्रोजन परमाणु में कोई भी कण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं में उपस्थित, एक मिनट, क्वेश्चन है कि दो परमाणुओं में उपस्थित द्रव्यमान संख्या समान है किंतु उसमें उपस्थित परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, उनके बीच कौन सा संबंध है। दो परमाणुओं के बीच उपस्थित द्रव्यमान संख्या समान है किंतु उसमें उपस्थित द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, इनमें कौन सा संबंध है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा यानी संभारिक। संभारिक में क्या होता है कि परमाणु द्रव्यमान जो है ये समान होता है। संभारिक में परमाणु द्रव्यमान समान होता है लेकिन परमाणु संख्या वो भिन्न भिन्न होता है, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा परमाणु का एक आवेशित क्रिसमस केक और तरबूजे के रूप में प्रस्तुत करके परमाणु सिद्धांत को समझाया गया था। यानी किसके द्वारा परमाणु का एक आवेशित क्रिसमस केक और तरबूजे के रूप में प्रस्तुत करके परमाणु सिद्धांत को समझाया गया था, तो ये थॉमसन के द्वारा समझाया गया था। थॉमसन के द्वारा जो है तरबूजे और क्रिसमस केक के द्वारा जो है परमाणु सिद्धांत को समझाया गया था, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा, जे थॉमसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के प्रयोग से संबंधित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सही है। चलिए प्रथम कथन देखते हैं रदरफोर्ड का। प्रथम कथन है कि अपने प्रयोग में चांदी के पतले पन्नी का प्रयोग किया था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यानी चांदी के पतले पन्नी का प्रयोग किया था, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पतले पन्नी पर अल्फा कण को टकराया था, ये बिल्कुल सही है, पतले पन्नी पर अल्फा कण को टकराया था। ठीक है, प्रथम कथन में जो चांदी है यहाँ पर सोना होना चाहिए, सोना होना चाहिए ना कि चांदी। ठीक है, यानी अपने प्रयोग में सोने के पतले पन्नी का प्रयोग किया था, उसके बाद पतले पन्नी पर अल्फा कण को टकराया था। पतले पन्नी यानी चांदी सोना का जो पतले पन्नी था उस पर अल्फा कण को टकराया था, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इसमें प्रयोग से परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी मिला था, यानी इस प्रयोग से परमाणु के नाभिक के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ था, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अध्याय 5 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, चलिए प्रथम क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब सूक्ष्मदर्शी से देखा था, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने कोशिका को देखा था, तो सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने। कब, तो 1665 में देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो जीवित कोशिकाओं की खोज लुएनहॉक ने किया था। लुएनहॉक ने किया था जीवित कोशिकाओं की खोज। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था, तो 1831 को किया था, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने जीव द्रव्य की खोज किया था। किसने जीव द्रव्य की खोज किया था, तो दोस्तों जीव द्रव्य का जो खोज है ये किसने किया था,
तो ये पुरकिंजे ने किया था, जीव धर्म की खोज पुरकिंजे ने किया था, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो है स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में सही कथन कौन सा है, यानी सही कथन को चयन करना है। ठीक है, चलिए देखिए, प्रथम कथन है कि स्लाइडन स्वान ने 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। ये बिल्कुल सही है, यानी स्लाइडन और स्वान ने 1838 से 39 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। नेक्स्ट है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिका से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी सारे कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसने कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं? किसने कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है? तो दोस्तों ये किसने कहा था? तो ये बिरचो ने कहा था। बिरचो ने कहा था कि कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, तो ये बिरचो ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन एक कोशिकीय जीव है? कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जो जीव है ये हो जाएगा, यानी ये सारे हो जाएगा, यानी अमीबा, कैलेमिडोमोनास, पैरामीशिया और बैक्टीरिया, ये सारे जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा, कैलेमिडोमोनास, पैरामीशिया और बैक्टीरिया, ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन बहुकोशिकीय जीव है? कौन एक प्रकार का बहुकोशिकीय जीव है? तो ये सारे जो है बहुकोशिकीय जीव है। कवक हो गया, यानी फंजाई, पादप, जंतु, ये सारे जो है क्या है? तो बहुकोशिकीय जीव है, बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, यानी कुछ कोशिका अपना आकार बदलती रहती है, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा, यानी अमीबा। अमीबा जो है अपना आकार बदलती रहती है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन का कार्य कौन करता है? कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी कोशिकांग करता है। कोशिकांग करता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाहरी पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किस गुण के कारण संभव है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी ये किस गुण के कारण संभव है? तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ये सारे हो जाएगा। यानी कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाहरी पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किस गुण के कारण संभव है? तो ये सारे हो जाएगा, यानी प्लाज्मा झिल्ली हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कौन कोशिकाओं के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? यानी कौन कोशिकाओं के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यानी इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्लाज्मा झिल्ली। यानी प्लाज्मा झिल्ली ही डिसाइड करता है कि कौन कोशिका के अंदर जाएगा और कौन कोशिका के बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस क्रिया के द्वारा आ और जा सकते हैं? तो कोशिका के अंदर आ और जा सकते हैं, ये किस जो है प्रक्रिया के द्वारा? तो ये विसरण के द्वारा, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे जो है कोशिका के अंदर और बाहर जाते हैं विसरण के द्वारा, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की गति जब वो वर्णनात्मक परागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, जल के अणुओं की गति जब वो वर्णनात्मक परागमय झिल्ली के द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रासरण कहते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा प्रासरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? यानी यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? तो हो जाएगा, यानी कोशिका फूलने लगेगा। यानी नमक के विलयन में रखने पर जो है ये कोशिका फूलने लगेगा। उसके बाद कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश पादप कोशिकाएं जल ग्रहण करते हैं,
किस प्रक्रिया के द्वारा अधिकांश पादप कोशिकाएं जो है वो जल ग्रहण करते हैं? प्रासरण से। प्रासरण के द्वारा जो है जल ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये बने होती है लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का रचना हम देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीव में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायक करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायक करता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे एंडोसाइटोसिस कहते हैं। साइटोसिस कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन चयन करना है। ठीक है। चलिए प्रथम कथन है कि पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होता है। बात बिल्कुल सही है कि पादप कोशिका में झिल्ली के अलावा जो है कोशिका भित्ति भी होता है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी भित्ति जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पदार्थ को संरचनात्मक दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करता है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी सारे कथन सही है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा के सही कथन का चयन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इन दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन जो है वो सही है। प्रथम कथन है कि केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छोड़कर दिखाई पड़ते हैं। यानी केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय निछाड़ कर दिखाई पड़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं। यानी क्रोमोसोम में अनुवांशिक गुण होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इन उपयुक्त तो सारे कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ऐसी जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन औसत है, कौन सा कथन गलत है, आपको चयन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कथन 1 और कथन 2 दोनों कथन गलत दिया गया है। इन दोनों कथन जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करा कि सही कथन का चयन करें, यानी सही कथन का चयन करें। चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। यानी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो है वो कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव यानी कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और इसके अंदर भी द्रव होता है, तो कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। कोशिका के अंदर जो है वो केंद्रक होते हैं और सारे में जो है कोशिका द्रव भरा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग अंगक है, यानी कौन कोशिकांग अंगक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा यानी अंतर्द्रव जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी, ये सारे जो है ये कोशिका अंग है। कोशिका अंग है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्द्रव जालिका कितने प्रकार की होती है, यानी अंतर्द्रव जालिका जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है। तो दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं अंतर्द्रव जालिका, यानी एक होता है खुरदरा और एक चिकना होता है, ठीक है। यानी एक रफ होता है और एक पूरे स्मूथ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन के बारे में चयन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम कथन है कि गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने दिया था। ये बात बिल्कुल सही है कि गोल्जी उपकरण का सबसे पहले जो विवरण है ये कैमिलो गोल्जी ने दिया था। नेक्स्ट है कि गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंटिका कहते हैं। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंटिका कहते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा जो है लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी सारे कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कोशिका अंगों के टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ कौन करता है। कोशिका अंगों को टूटे फूटे भाग को पाचित करके कोशिका को साफ कौन करता है, तो ये लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम करता है। तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम कहते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। कथन क्या है, तो कथन है कि प्रथम कथन है कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं। प्लास्टिड जो है ये केवल पादप कोशिका में अवस्थित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जिसे प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये भी सही है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, यानी पौधों में क्लोरो जो प्लास्ट है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सही कथन का चयन करें, ठीक है। चलिए कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। देखिए प्रथम कथन है कि जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी जंतु कोशिका में जो है रसधानी ये छोटी होती है और पादप कोशिका में जो रसधानी होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिका की रसधानियाँ में कोशिका दर भरा रहता है। पादप कोशिका की जो रसधानी है उसमें कोशिका दर भरा रहता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कि पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ जो है वो रसधानी में ही स्थित होता है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर है उत्तक, ठीक है। इसको जो है सोल्यूशन करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जो है ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। पहले इस जो है पीडीएफ को अलग करते हैं, ठीक है, यानी सारे क्वेश्चन को अलग करते हैं, फिर उसका जो है सोल्यूशन है उसको अलग करते हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके जो है सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो पूरे बुक का सलूशन आपको जो है वन शॉट में करने वाले हैं, यानी हर एक क्लास का जो है सलूशन आपको वन शॉट मिलेगा। चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या साइंस हो, सभी का जो है आपको क्लास बाय क्लास वन शॉट मिलेगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है उत्तक, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि तंत्रिका, एक मिनट, तंत्रिका कोशिकाएं कौन से संदेश की वाहक होती है। तंत्रिका कोशिकाएं जो है ये कौन से संदेशों की वाहक होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स, अवशिष्ट, ये सारे को जो है संदेश के वाहक होते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी रक्त का भी जो है प्रवाह करता है तंत्रिका के द्वारा ही। ऑक्सीजन हो गया, भोजन हो गया, हार्मोन्स हो गया, अवशिष्ट हो गया, ये सारे जो है ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही प्रवाह करते हैं। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने की परिधि या मूल्य से वृद्धि कारण होती है।
तने की परिधि या मूल्य में वृद्धि का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा यानी पार्श्व विभज्योतक। तना का जो टहनी वृद्धि होता है ये पार्श्व विभज्योतक के कारण, पार्श्व विभज्योतक के कारण जो है इसके परिधि में या मूल में वृद्धि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की पत्ती के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित विभज्योतक कौन सा है? तो यह हो जाएगा यानी अंतर्विष्ट विभज्योतक। पत्ती के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित जो विभज्योतक है वो अंतर्विष्ट विभज्योतक है। ठीक है, अंतर्विष्ट विभज्योतक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कोशिकाएं विभाजित होने की शक्ति को खो देती है, जब कोशिकाएं विभाजित होने वाली शक्ति को खो देते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। नहीं, इसमें कोई भी विभाजन नहीं होगा, ये अस्थायी हो गया है, तो इसे अस्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन किसके द्वारा अवशोषित होती है? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये किसके द्वारा जो है अवशोषित होती है? तो ये रक्त के द्वारा जो है अवशोषित होती है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसी में से कौन सी संयोजी ऊतक के उदाहरण है? यानी कौन एक प्रकार का संयोजी ऊतक का उदाहरण है? ठीक है, तो ये रक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा है? जंतु के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एपिथेलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि अस्थि किस ऊतक का उदाहरण है? अस्थि जो है ये किस ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो अस्थि आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से जुड़े होती है, जिसे कहते हैं दो अस्थि आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्नायु कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, स्नायु। नेक्स्ट है कि उपस्थिति कहाँ उपस्थित नहीं होती है? उपस्थिति कहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों नाक में उपस्थित होता है, कान में होता है, कंठ में होता है, लेकिन रक्त में नहीं होता है। यानी उपस्थित नाक, कान, कंठ ये सारी जगह होता है, लेकिन रक्त में नहीं होता है, तो ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? सही कथन को चयन करना है। ठीक है, चलिए प्रथम कथन है कि पेशिया ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, बिल्कुल सही है, पेशिया ऊतक लंबी कोशिकाओं से का बना होता है। नेक्स्ट है कि पेशिया ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, पेशिया ऊतक जो है वो हमारे शरीर में गति के लिए आवश्यक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट कि कुछ पेशिया ऊतक को हम इच्छानुसार गति करा सकते हैं, कुछ पेशिया ऊतक को हम इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि अनैच्छिक पेशियाएँ किसी में पाया जाता है? अनैच्छिक पेशियाँ किस में पाई जाती है? तो जो अनैच्छिक पेशियाँ हैं ये आँख के जो है पलक में, मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों के श्वसनी में, ये यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ये सारी जगह जो है वो अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। ठीक है, आँख की पलक में, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वास नली में, यानी सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉर्डिक यानी हृदय पेशी का उदाहरण कौन सा है? कॉर्डिक यानी हृदयक पेशी का उदाहरण कौन सा है? तो हृदय पेशी का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा यानी हृदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन सही है? प्रथम कथन है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होता है, तंत्रिका ऊतक की जो कोशिकाएं होती है बहुत ही शीघ्र उत्तेजित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कहते हैं, तो ये सारे कथन जो है सही है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 7 है और इसका चैप्टर का नाम है गति। ठीक है, चलिए इसका जो है प्रथम क्वेश्चन क्या है? तो प्रथम क्वेश्चन है कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी डैश को परिवर्तित करती है। जब कोई वस्तु गति में होगा तो समय के साथ अपनी गति में यानी अपनी गति को परिवर्तित करेगा, तभी वह गति कहलाएगा। ठीक है, समय के साथ गति को परिवर्तित करेगा तभी वह गति कहलाएगा, तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त कर सकते हैं तो एक निर्देश बिंदु निर्धारण करके, एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके जो है किसी वस्तु की स्थिति जो है आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गति का सबसे साधारण प्रकार क्या है। गति का सबसे साधारण प्रकार जो है वो क्या है, तो एक सरल रेखाई गति, सरल रेखीय गति हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को कहते हैं। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन को चयन करना है। विस्थापन दूरी के बराबर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी होता है। मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ पहुँचे, तो ये विस्थापन जो है दूरी के बराबर नहीं होता है। विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी को कहते हैं। ठीक है, विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी को कहते हैं। ये जो भाग है ये जो है ये दूरी हो जाएगा, और ये जो भाग है ये विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दोनों बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा। विस्थापन जो है वो न्यूनतम दूरी को कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम कथन गलत है। नेक्स्ट है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान चलिए यहाँ से चला, फिर घूर के यहाँ पर आ जाएगा, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन सही है। तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी, तय की गई दूरी लेकिन शून्य नहीं होगा। मान चलिए यहाँ से ऐसे गया और यहाँ पे पहुँचा, तो ये दूरी थोड़ी शून्य होगा, विस्थापन सिर्फ शून्य होगा। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि समान समय में समान तय की गई समान समय में समान तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो तय की गई दूरी को जो है एक समान गति कहते हैं। समान समय में समान तय की गई दूरी को एक समान गति कहते हैं, तो ऑप्शन जो इसका भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि समान समय में भिन्न भिन्न तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। समान समय में भिन्न भिन्न तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी असमान गति। समान समय में अगर दूरी जो है असमान तय किया है, तो ये असमान गति हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, असमान गति। चाल का मात्रक क्या है, तो चाल का मात्रक क्या होता है, तो सभी लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक निश्चित दिशा में चाल को कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, तो इसे मीटर पर सेकेंड, एक मिनट। एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं, तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सही कथन को चयन करें। ठीक है, चलिए प्रथम कथन है कि किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। किसी वस्तु का वेग समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वेग वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। वेग जो है वो वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है, तो ये भी सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वेग में परिवर्तन की दर से संबंधित कथन को कौन सही है। वेग में परिवर्तन की दर से संबंधित सही कथन कौन सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए वेग में परिवर्तन की दर से संबंधित सही कथन तो हो जाएगा, यानी किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं हो सकता है। यानी किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन जो है वो शून्य नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल 2 जो है सही है और 1 गलत है। चलिए नेक्स्ट है कि एक गति का समीकरण दिया गया है v बराबर u प्लस ए टी। इसमें u क्या है, इसमें u क्या है, यानी ये गति का प्रथम समीकरण है, और प्रथम समीकरण में ही आपसे पूछा गया है कि u का जो है पूरा नाम क्या होगा। तो दोस्तों यानी u का जो है ये प्रारंभिक वेग है। u जो है ये प्रारंभिक वेग है, यानी u जो है ये प्रारंभिक वेग है। ठीक है, प्रारंभिक वेग। उसका v जो है ये अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग है। ठीक है, अंतिम वेग है। ठीक है, ये क्या है, तो ये त्वरण है, ये त्वरण है। ठीक है, और t क्या है, तो t जो है वो समय है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि u बताइए, तो u जो है ये प्रारंभिक वेग है, तो ऑप्शन जो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट डैश का उदाहरण है।
तो वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एथलीट जो है ये किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी त्वरित गति का उदाहरण है, त्वरित गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर जो है 8 नंबर चैप्टर का नाम है बल और गति के नियम, बल और गति के नियम। ठीक है, इसका प्रथम क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बल का प्रयोग करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो पिंड गति नहीं करता है। ये क्या कहा जाता है? नहीं, यदि किसी पिंड को दोनों ओर से यानी इधर से भी खींचते हैं और इधर से भी खींचते हैं और यहाँ पर जो है पिंड गति नहीं करता, यानी पिंड जो ना तो इधर जाता है और ना ही इधर जाता है, तो इस गति को क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग कहेंगे संतुलित बल, संतुलित बल कहेंगे। तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, संतुलित बल। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में संतुलित बल की विशेषता नहीं है, यानी कौन संतुलित बल की विशेषता जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए प्रथम कथन देखते हैं। प्रथम कथन है कि संतुलित बल का आकार और परिमाण बराबर होता है। बिल्कुल सही है, संतुलित बल का जो है आकार और परिमाण दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट है कि संतुलित बल यानी या बलों में किसी वस्तु का विराम या गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो संतुलित बल होता है इसमें विराम में है तो विराम में ही रहेगा और गति में है तो गति में ही रहेगा, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि इस बल के कारण गतिशील वस्तु अपनी दिशा या गति बदल सकती है, यानी संतुलित बल के कारण जो है वस्तु दिशा या गति बदल सकता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी संतुलित में ना तो दिशा बदलता है ना ही अपना जो है वो गति बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी गलत है। नेक्स्ट है कि यह बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, संतुलित बल में जो है बल जो है वो विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को जो है सतत गतिशील बनाए रखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की सतत गतिशील बनाए रखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो संतुलित बल की आवश्यकता होती है, संतुलित बल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जड़त्व निम्नलिखित में से गति के किस नियम से संबंधित है? जड़त्व का जड़त्व जो है गति के किस नियम से संबंधित है? तो जड़त्व जो है गति का पहला नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, गति का पहला नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की यदि वस्तु सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनी रहती है, वस्तु सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए, यह गति के किस नियम से संबंधित है? तो ये गति का प्रथम नियम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा, गति का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करा ही गति प्रथम नियम निम्नलिखित में से गति प्रथम नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गति के प्रथम नियम के बारे में करा कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगाने पर आदमी को आगे की ओर झुक जाना, ये गति का प्रथम नियम है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्र रक्षक कैच को पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है, ये भी गति का प्रथम नियम है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी केवल एक सही है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसी पिंड का जो जड़त्व होता है वो क्या होता है? तो किसी पिंड का जो जड़त्व है वो जो है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान 10 kg है और बी का द्रव्यमान 50 kg है, तो क्या होगा? तो दोस्तों बी का जड़त्व यानी जो बी 50 kg का है, इसका जड़त्व एक जड़त्व से अधिक होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जो है जड़त्व भी अधिक होगा, जिसका वजन ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से संवेग राशि कौन सा है? कौन एक प्रकार का संवेग राशि है? तो संवेग राशि जो है सदिश राशि है। ठीक है, यानी सदिश राशि कौन है? तो संवेग राशि है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है,
किसका मात्रक है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये जो है संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक है किलोग्राम जो है मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गति के द्वितीय नियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? गति के दूसरे नियम के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। देखिए, प्रथम है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, ना कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी यहाँ पे समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है बी ये सही है, यानी ये समानुपाती होता है। तो ऑप्शन जो है इसका कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन जो है ए सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही नहीं है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण कहते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए, बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, या केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। गति के द्वितीय नियम से डैश मिलता है? तो गति के द्वितीय नियम से क्या मिलता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, यानी बल की परिभाषा, बल का स्वरूप, बल को मापने का तरीका है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा, बल को मापने का तरीका, बल का स्वरूप, ये सभी मिलता है, तो ऑप्शन जो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है? न्यूटन का तृतीय गति नियम से मिलता है, तो हो जाएगा, यानी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है ये न्यूटन का तृतीय गति से मिलता है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है? तैराकी में आगे की गति किस कारण होती है? तो गति का तीसरा नियम के कारण, गति का तीसरा नियम के कारण, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक नाविक द्वारा आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के डैश नियम को प्रदर्शित करता है? तो गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इनमें से कौन सा बल कार्य करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इनमें कौन सा बल कार्य करता है? तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल का कारण नहीं है? कौन गुरुत्वाकर्षण बल का कारण नहीं है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण करना, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का परिक्रमण करना ये गुरुत्वाकर्षण का बल का कारण है, तो ये भी सही है। चुंबक के द्वारा लोहे को आकर्षित करना, चुंबक के द्वारा लोहे को आकर्षित करना ये गुरुत्वाकर्षण का कार्य है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, यानी कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा ये भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की ओर गिरना, यानी ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे की ओर गिरना ये भी गुरुत्वाकर्षण के ही कारण होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है ये गलत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम डैश होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसका सार्वत्रिक नियम क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों, यानी छोटी वस्तु, बड़ी वस्तु, खगोलीय वस्तु, इन उपयुक्त सभी वस्तु हो जाएगा, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो सभी वस्तुओं पर लागू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है? दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो हो जाएगा, यानी दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी जी बराबर एफ m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कैपिटल जी एक गुरुत्वीय स्थिरांक है, इसका वर्तमान मान क्या है? यानी कैपिटल जी का वर्तमान जो मान है वो क्या है? तो कैपिटल जी का जो गुरुत्वीय स्थिरांक है वो 6.673 × 10⁻⁻11
10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के महत्व क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, तो जगह पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, सूर्य और चंद्रमा के कारण ज्वारभाटा, ये सभी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कि वस्तुएं मुक्त पतन की ओर है, डैश के कारण वस्तुएं जो है मुक्त पतन की ओर है। तो वस्तुएं जो है मुक्त पतन की ओर है ये जब वस्तु पृथ्वी की ओर होती है। वस्तुएं मुक्त पतन की ओर है जब वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, उस समय जो है वस्तुएं मुक्त पतन की ओर होती है, उस समय वस्तु जो है मुक्त पतन की ओर होती है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गिरती हुई वस्तु में क्या परिवर्तन नहीं होता है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, यानी गिर रहा है, इसमें क्या परिवर्तन नहीं होगा, तो इसमें गति की दिशा परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कि गुरुत्वीय बल का एसआई मात्रक, गुरुत्वीय बल जो है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका जो है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है आपको बताना है। चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर एक ही रहता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी हो या चंद्रमा, सब जगह जो है द्रव्यमान समान होता है, ये बात बिल्कुल सही है। 2 और 3 गलत है और 4 नंबर भी सही है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर अधिक और चंद्रमा पर कम होता है, तो ये भी सही है। नहीं, भार जो है वो सभी जगह अलग अलग होता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक होता है और चंद्रमा पर कम होता है। ठीक है, तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भार का एसआई मात्रक, भार जो है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो भार का एसआई मात्रक जो है किसके बराबर होता है भार का एसआई मात्रक, तो भार और बल दोनों का एसआई मात्रक समान है। ठीक है, तो भार और बल इन बल दोनों का एसआई मात्रक समान होता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब पानी से भरी बाल्टी कुएं के पानी में हल्का प्रतीत होती है और बाहर निकालने पर भारी लगने लगती है, इनमें से इस पर कौन सा बल कार्य करता है, यानी इनमें कौन सा बल जो है वो कार्य करता है, तो उत्प्लवकता बल कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानी में लोहे की कील डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। पानी में लोहे की कील डूब जाता है लेकिन जहाज जो है वो तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाया जाता है, तो वस्तु डैश पर निर्भर करता है, यानी किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबाई जाती है तो वस्तु डैश पर निर्भर करती है, तो ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर द्रव के भार पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, दूध मापी जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो दूध मापी जो है ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन जो है इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है कार्य और ऊर्जा। ठीक है, चलिए इसका जो है प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्य को परिभाषित करने के लिए कौन सा कथन सही है, यानी कार्य को परिभाषित करने के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए प्रथम कथन है कि किसी सतह पर किसी लकड़ी के गुटके को ढकेलने पर कुछ दूरी तय करता है जिससे गुटके पर बल लगने के कारण गुटका विस्थापित हो जाता है। तो ये कार्य का जो है कार्य का परिभाषा है। ठीक है, यानी किसी वस्तु को बल लगाते हैं या ढकेलते हैं तो वो विस्थापित होता है, ये कार्य का जो है परिभाषा हो जाएगा। ठीक है, कथन 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, कारण कि विस्थापन नहीं हुआ है, जब तक विस्थापन नहीं हुआ तब तक समझेंगे कि कार्य नहीं हुआ है, इसीलिए कथन गलत है, 2 नंबर कथन गलत है, सिर्फ कथन 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्य के संदर्भ में सही कथन को चयन करें। ठीक है, कौन सा कथन जो है वो सही होगा, चलिए देखते हैं। प्रथम कथन है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, यानी कार्य तभी होगा जब उस पर कोई बल लगेगा। ठीक है, यानी वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी कार्य हुआ है तो वस्तु विस्थापित होना चाहिए,
तभी समझेंगे कि कार्य हुआ है। यानी ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कि कार्य डैश है, यानी कार्य एक प्रकार का क्या है, तो कार्य एक प्रकार का ओदिश राशि है, ओदिश राशि है कार्य। ठीक है, कार्य में डैश होती है, तो कार्य में जो है वो परिणाम होता है, परिणाम होता है, तो ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं, तो ऑप्शन वो इसका डी हो जाएगा। बल का मात्रक क्या है, तो बल का जो है मात्रक ये एक से अधिक होता है, यानी न्यूटन मीटर होता है, यानी बल का समर्थक न्यूटन होता है। ठीक है, या न्यूटन पर मीटर भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। एक मिनट, बल का समर्थक जो है न्यूटन होता है, या न्यूटन मीटर भी होता है। ठीक है, या जूल भी होता है, ये जूल भी होता है। ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर भी होता है, ये सारे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसी वस्तु बल लगने से उसकी चाल बढ़ती है, किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी चाल बढ़ती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य डैश होगा, तो वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक होगा, यानी किसी वस्तु पर बल लगा और उसकी चाल में जो है वृद्धि हो गया, तो वस्तु पर जो है कार्य, वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि जब किसी वस्तु पर बल लगने पर वेग की दिशा विपरीत है, तो वस्तु पर बल के द्वारा क्या कार्य डैश होगा, तो वस्तु पर बल के द्वारा जो है किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी ऋणात्मक, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को जो है ऊर्जा कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मात्रक वही है जो डैश का है, तो ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक समान है, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो है वो समान है। ठीक है, इन दोनों का मात्रक जो है वो जूल ही है, दोनों का मात्रक जूल ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसने ऊर्जा के संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया था, यानी किसने ऊर्जा के संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया था, तो ये जेम्स जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो निहित ऊर्जा को जो है क्या कहते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों इसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कमानीदार घड़ी के अंदर स्थानांतरित की गई ऊर्जा डैश होती है, कमानीदार घड़ी के अंदर स्थानांतरित की गई ऊर्जा डैश होती है, तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है, चलिए देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकते हैं, तो ऑप्शन जो है कथन 3 सही है, 1 और 2 गलत है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है, तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा क्या होती है, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराते हैं तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो प्रारंभ में गतिज ऊर्जा शून्य होता है, यानी शून्य से किसी वस्तु को गिराया है तो प्रारंभ में जो है गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा, यानी यू जो है ये शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग उसकी कुल डैश होती है, किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, तो ये शून्य होता है, तो ऑप्शन जो है इसका, एक मिनट, कह रहा है कि किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है उसकी कुल ऊर्जा डैश होती है, तो कुल ऊर्जा जो है जुट जाएगा, यानी टोटल जो है यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा रूपांतरण की दर को जो है शक्ति कहते हैं, तो ऑप्शन जो इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का समात्रक क्या है, तो शक्ति का समात्रक वाट होता है, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है ध्वनि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि ध्वनि डैश के द्वारा जो है संचरित होती है, तो ध्वनि जो है ये माध्यम के द्वारा जो है ये संचारित होती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग डैश है। ध्वनि जो तरंग है, ध्वनि तरंग ये अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाले तरंग डैश का उदाहरण है। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाला जो तरंग है, यानी मान के चलिए पानी है और यहाँ पे एक टुकड़ा अब जो है फेंकते हैं, तो यहाँ से पानी इस प्रकार जो है चारों ओर जो है गुजरने लगती है, तो ये तरंग क्या कहलाती है? तो ये जो तरंग है, ये तरंग जो है, यानी ये तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है, यानी कौन ध्वनि तरंग का अभिलक्षण नहीं है? तो प्रबलता, बाकी आवृत्ति, आयाम और वेग ये सभी जो है ध्वनि तरंग का अभिलक्षण है, लेकिन प्रबलता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि दो क्रमागत संपीड़न अथवा दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो क्रमागत संपीड़न और दो क्रमागत विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रति एकांक समय में ध्वनि तरंगों के कुल दोलन को डैश कहा जाता है। प्रति एकांक समय में ध्वनि तरंग के कुल दोलन को डैश कहा जाता है, तो कुल दोलन को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का जो है एसआई मात्रक जो है हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच सही संबंध को व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर 1/t, यानी आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पटाखे या तड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने की कुछ देर बाद सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? यानी किसी पटाखे या तड़ित की गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने की कुछ देर बाद सुनाई देती है, यानी प्रकाश की चमकने के बाद जो है ध्वनि का तरंग या पटाखे का जो आवाज़ है वो सुनाई देता है, ये किस कारण? तो हो जाएगा यानी ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होता है, ध्वनि की चाल जो है वो प्रकाश की चाल से कम होता है, इसलिए ध्वनि बाद में सुनाई पड़ता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ठीक है, चलिए प्रथम कथन है कि तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो बिल्कुल सही है, तापमान बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का जो वेग है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है, नहीं यहाँ पे हो जाएगा घट जाता है, ठीक है, ना कि बढ़ता है, तो ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो ये भी सही है, यानी कथन दो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 22 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का जो चाल है 22 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना है? तो 344 मीटर पर सेकंड, 344 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्राध्वनिक ध्वनि के बीच कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए श्रोता को ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो है वो कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा 17.2 मीटर, 17.2 मीटर हो जाएगा, यानी कम से कम इतना दूरी पर होना चाहिए अगर आप लोग स्पष्ट ध्वनि सुनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसके कारण किसी सिनेमा हॉल या सभा में ध्वनि पर जो है परावर्तन रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी अनुरण, अनुरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्टेटोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेटोस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मनुष्य की सभ्यता की का जो परिसर है वो क्या है? तो मनुष्य की जो सभ्यता का जो परिसर है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और इसी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो इसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, इसे अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में टोटल 11 चैप्टर जो है क्लास 9th का सोल्यूशन कर चुके हैं, जो इस बुक में दिया गया था। यानी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको स्किप नहीं मिलेगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपना राय जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट जो क्लास वो 10th का जल्द से जल्द अपलोड हो, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में 10th लिख कर जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 10th लिख कर सभी लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको 10th का जो है 1 शॉट मिल जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। और जो भी साथी नए हैं, आप लोग से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइब करने से आपका जो है वो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर NKY GK मास्टर सर्च कीजिए, वहाँ से जो है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यह लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।